नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं ही और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने आखिरकार 9150 को टेस्ट किया, नया हाई बना दिया। उस दिन 9122 बनाया था, लेकिन आज मार्केट ऐसा लग रहा है कि रियल टर्म में हाई आज ही दिख रहा है। उस दिन सिर्फ छू के वापस आ गया था, लेकिन उस दिन क्लोजिंग पे मिला था। आज आपको ज़्यादातर समय 9100 के ऊपर बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही रहा है। और देखिए, मतलब 90 to 100 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। अच्छी चीज़ ये भी है कि अब देखिए सेंसेक्स अभी तक अपने लाइफ टाइम हाई पे गया नहीं है, तो वो जो 400 450 अंकों का गैप है, अगर सेंसेक्स उसे कवर करना चाहता है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली यहाँ से करीब 150 पॉइंट ऊपर और जा सकता है। यानी कि 9250 का टारगेट दे रहे हैं। तो वो बात हो ही रही थी कि 9200, 9300, 400 तक भी ये जा सकता है। ब्रीदर मार्केट ले सकता है बीच में, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब देखिए डेली मार्केट के पास कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर है जिसके सहारे ये टिका रहता है हायर लेवल्स पे। वो कोई स्लाइड या फिर सेल ऑफ वो दिखता नहीं है कहीं पर। वैसा सेल ऑफ नहीं है। इस पीछे कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स जिस पे आज बाजार चला और आपको 9130 के ऊपर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आज मार्केट के अंदर सभी सेक्टर इंडेक्स में अच्छी बढ़त है। एक पॉकेट नहीं चला रहा, बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी समझ में आई कि 3 दिन में 2 बार बाजार ने गैप के साथ ओपनिंग की। एक तो सोमवार को, मंगलवार को, और दूसरा आज के सेशन में। ये 3 सेशन में 2 बार हम गैप के साथ भी आ चुके हैं। सभी सेक्टर्स में अच्छी बढ़त है। मेटल्स का रीजन भले चाइना से बन रहा हो, लेकिन इंडियन मेटल्स काफ़ी तेज़ी से आज ऊपर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी दिन के उच्चतम स्तरों पर है। कमोडिटी शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। विक्स 3.5% नीचे, इसका मतलब मार्केट के पास अभी भी रेंज है थोड़ा और बढ़ाने की, क्योंकि मार्केट के कंटेरियन चलता है। जब बाजार चलेगा विक्स टूटेगा। 3.5% यही कहता है कि बाजार का अच्छा बेस है। आज फिर से हमने देखा है कि आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर्स के अंदर कोई ना कोई मोमेंटम बना हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मार्केट किस चीज़ को देखेगा? फेड तो देख लिया, लेकिन अब इंडियन स्टॉक मार्केट में एडवांस टैक्स के नंबर होंगे, साथ ही कच्चे तेल, इस दोनों पेज पे मार्केट ज़्यादा क्लोजली वॉच करता हुआ दिखेगा। इस बीच एक अहम खबर इस बीच देख लेते हैं। रिलायंस डिफेंस पर एडीजी ग्रुप के स्टॉक्स सुबह से ही अच्छी बढ़त दिखा रहे थे, 4.5% ऊपर रिलायंस डिफेंस। खबर ये है कि ये अब एबीजी शिपयार्ड को खरीद सकते हैं, ये खबर है। जी बिजनेस ने पहले ये खबर बताई थी कि रिलायंस डिफेंस पीपावाव डिफेंस के बाद और एक खरीदारी कर सकता है, तो अब ये खबर आई है कि एबीजी शिपयार्ड के एसेट्स को ये खरीद सकते हैं। और देखिए, वैसे भी रिलायंस डिफेंस हालांकि है तो डिफेंस स्पेस में, लेकिन इनका अब तक जो 90% इनका जो काम है या फिर ऑर्डर बुक है, वो एक्चुअली शिप बिल्डिंग, डिस्ट्रॉयर बिल्डिंग, इसी सब से बना हुआ है या फिर इसी में है। तो उस लिहाज से ये बनता भी है। विल ट्राई एंड गेट क्लैरिफिकेशन ऑल्सो एबीजी शिपयार्ड की तरफ से अगर कोई रिएक्शन आता है तो। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, हमने पहले ही बताया था आपको कि रिलायंस डिफेंस खरीदारी कर सकता है एबीजी शिपयार्ड की, और वही खबर इस समय आते हुए काउंटर। रिलायंस डिफेंस के लिए एक बेहतर डील भी होगी, क्योंकि एबीजी शिपयार्ड डेट से घिरी हुई है, जिसके लेंडर्स है एक्चुअली वही डील करते हैं। डेट तो नोबडी नोज डेट बेटर देन एडीजी ग्रुप, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके लिए नेचुरल एक्सटेंशन हो सकता है उनके जो ऑपरेशंस हैं उसका, तो उस लिहाज से हो सकता है। अच्छी खबर है। लेकिन रिलायंस डिफेंस के लिए 4.5% ऊपर रिलायंस डिफेंस का काउंटर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। चंदन तपाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही टीएस हरिहर हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित बगाड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। चंदन, पहला सवाल आपसे। देखिए, अब मार्केट ने नया हाई बनाया, जिन लेवल्स पे ये है डेली नए हाई बनते रहेंगे। सेंसेक्स हालांकि अभी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है, दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, लेकिन इस समय निफ्टी की जिस तरह की चाल है, और अगर हम डेरिवेटिव्स में भी देखें, इनफैक्ट अब अप्रैल में तो ऑलरेडी निफ्टी 9200 के पास दिख ही रहा है। क्या ये उम्मीद की जाए कि सेंसेक्स भी नया हाई हिट करेगा? जी नमस्कार। देखिए, बाजार लगातार यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 2 दिन पहले इसने जो पुराना लाइफ टाइम हाई था 9119, उसको पार करके 9122 का हाई बनाया, और आज एक नया रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई 9152 के आसपास बनाया है। तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हर डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को नज़र आ रहा है। और यहाँ पे पुट राइटिंग है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और मार्केट का जो पहले ट्रेडिंग रेंज था 8860 से 9000 था, और अब 9000 एक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की तरफ निफ्टी में चांसेस है कि 9250 तक का लेवल एक्सटेंड हो जाए, और उसी हिसाब से सेंसेक्स में भी यहाँ पे 30K प्लस के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं।
आज ये कह सकते हैं कि एडीएजी का दिन भी है, क्योंकि सुबह से आप देख भी पा रहे थे कि रिलायंस कैपिटल की आज एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो तो खैर चल ही रहा था, लेकिन रिलायंस डिफेंस को लेकर जो डील अभी आ रही है कि एबीजी के अंदर वो हिस्सा खरीद सकता है, और जैसे मिहिर कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि शायद उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि पैरिटी है उनके बिजनेस को लेकर जो एबीजी शिप बेचना चाहता है और रिलायंस डिफेंस जिसमें सबसे ज़्यादा है। तो शायद आज सभी आप देखिए एडीएजी के जितने शेयर्स हैं उन सभी के अंदर अच्छी बढ़त 1 से 1.5%, 2%, और रिलायंस डिफेंस के अंदर 4% का मूव आ चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा, यूएस के अंदर भी आज हो सकता है कि ट्रंप कुछ डिफेंस को लेकर बड़े बयान पॉलिसी के हिसाब से दे सकते हैं। तो इंडियन कंपनी वैसे भी ईगरली वेट एंड वॉच कर रही थी वहाँ से क्या बयान आता है, क्योंकि वो वेंचर ज़रूर करना चाहेंगी। ये एक हमने देखा है कि यूएस के अंदर भी आज एक पॉइंट है जो ड्यू है, जो शायद डिफेंस कंपनी स्कोर चलाएगा। हरी, रिलायंस डिफेंस या फिर डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी बीईएल भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो 5% ऊपर आ चुका है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आज ये स्टॉक स्प्लिट भी था 1:10 में, बीईएल में भी। इन 2-3 जो शेयर है जो डिफेंस में लीडर्स हैं, इन पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, आरडीएल एक्चुअली थोड़ा स्टॉक हिस्टोरिकली स्पेकुलेटिव रहा है, तो इस पे मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। यदि इफ यू लुक एट द डिफेंस प्ले, मेरे ख्याल से द आइडियल स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी वुड बी लार्सन एंड टुब्रो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले डिफेंस पे। बीईएल जिसका आपने जिक्र किया, आई थिंक दैट्स अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले इन द डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। और मेरे ख्याल से सबसे जो अट्रैक्टिव स्टॉक है डिफेंस स्पेस में वो भारत फोर्ज है, जिसका अभी बहुत बड़ा एग्रेसिव प्लान है ऑन द डिफेंस साइड, यू नो, टू टेक डिफेंस टू अ लार्जर चंक ऑफ द टोटल सेल्स। तो मेरे ख्याल से भारत फोर्ज, एलएनटी और बीईएल, ये 3 स्टॉक मेरे टॉप पिक्स रहेंगे विद द डिफेंस स्पेस। बिल्कुल। इस बीच चलिए डिफेंस की बात निकली ही, एक बार पूरे एडीएजी पैक को देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस डिफेंस पर ही आज मोमेंटम है, हमने आरकैप पर अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। आज शाम को कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी की एनालिस्ट मीट भी है, और उसमें कंपनी के आगे जाकर ट्रैजेक्टरी क्या होगी, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, इन सब पर भी बातचीत होगी। तो ये पूरा ग्रुप काफ़ी बजिंग है। द ओनली डिफरेंस इज, हरी, इस बार दो आई शुडंट बी ड्राइंग दैट पैरेलल, लेकिन अगर आपको 2008 की तेज़ी याद हो, उस समय भी यही होता था। यू नो, एडीजी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता था। लिटरली आई वुड से ओवर बॉट या फिर ओवर हीटिंग पोजिशंस होती थी यहाँ पर। इस बार कम से कम वैसा नहीं है। सो यू डोंट सेंस टू मच ऑफ फ्रॉथ डिस्पाइट द रन अप दैट वी हैव सीन। आपकी पिक कौन सी है एडीजी ग्रुप में? नहीं, मिहिर, आपने मुझे 2007-8 का याद दिला दिया। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल, दे वर प्रोबेबली आई थिंक 3 or 4 टाइम्स द करंट मार्केट प्राइस। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई थिंक दे वर ऑल 3 to 4 टाइम्स व्हाट इट इज कोटिंग एट टुडे। तो आई थिंक कंपैरेटिवली डेफिनेटली द रन अप इन एडीजी स्टॉक्स इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट इज यूज्ड टू हैपन इन 2007 and 2008। हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में यदि आप मेरे टॉप पिक की बात करें तो मेरे ख्याल से रिलायंस कैपिटल मेरा टॉप पिक रहेगा, कंसिडरिंग दैट अभी यू नो इनको इंश्योरेंस का एक यू नो वैल्यूएशन बाहर आएगा। दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू हाउसिंग फाइनेंस इन अ बिग वे, और आई थिंक द नंबर 2 पिक वुड बी रिलायंस एनर्जी, आरईएल, रिलायंस इंफ्रा, जो कि अभी आई थिंक इंफ्रा स्पेस में काफी एग्रेसिवली फॉरे कर रहा है। तो माय टॉप 2 पिक्स, कैपिटल फॉलोड बाय रिलायंस इंफ्रा। ठीक है। इस बीच आज स्विट्जरलैंड में ना सुबह ब्लॉक डील्स हुई हैं। 22 लाख शेयर एक थे, 3 लाख शेयर एक थे, करीब 25 लाख शेयर की आसपास की आज एक ब्लॉक डील हुई थी, जो कि 17 यानी कि 18 के नीचे के प्राइस थे। ये जो आप सर्च देख पा रहे हैं करीब 11 बजे के आसपास का ब्लॉक डील का इफेक्ट था। उसके बाद इसने मेंटेन किया, अभी 8% ऊपर है। इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है सुमित? ये और चलने वाला है क्या? नया टारगेट 20 का है और स्टॉप लॉस वही 17 का पुराने वाला। गुड आफ्टरनून टिम्पी। वेल यस एब्सोल्युटली, अभी तक तो ये रेंज में ही है। स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट तो 20 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इमीडिएटली आज का मूव देखते हुए और आज की ब्लॉक डील देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार ये 20 रुपए का स्तर दिखा सकता है, बट फ्रेश मोमेंटम और फ्रेश तेजी 20 रुपए का लेवल ब्रेक होने के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 24 रुपए से 25 रुपए तक के लेवल्स तक जा सकता है। अभी इमीडिएटली यस एब्सोल्युटली 20 रुपए का टारगेट और 17 रुपए 25 पैसे 30 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 20 के बाद फ्रेश मोमेंटम। इस बीच कुछ एक और शेयर साथ चल रहे हैं। आज पीसी ज्वेलर्स देखिए, आज ज्वेलरी स्पेस के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है। हालांकि एक खबर सरकारी हवाले से ये भी है कि जो मोनेटाइजेशन स्कीम चली थी, नोटबंदी नहीं मोनेटाइजेशन, जिसमें सरकार ने खुद से पैसा और सब चीज़ें कलेक्ट करवाई थी,
उसमें हमने देखा था कि ये 7 टन माफ़ कीजिए सोना करीब करीब कलेक्ट हुआ था, उसको ऑक्शन करना चाहती है। ऑक्शन के लिए एमएमटीसी को अपॉइंट किया गया है। चंदन, एक बार दोनों शेयर आप देखिए, एक तो पीसी ज्वेलर्स ये करीब 7% ऊपर, और दूसरा एमएमटीसी जिसको अपॉइंट किया गया ये ऑक्शन करेगा। इन दोनों के चार्ट देख के बताइए कितना ठीक लग रहा है आपको ये? जी सबसे पहले तो देखिए पीसी ज्वेलर्स पे यहाँ पे कवरेज नहीं है, बट फिर भी जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम हुआ है, लग रहा है यहाँ पे और थोड़ी सी रैली और बन सकती है। लगभग 25% के आसपास के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे बने हैं। इस सेक्टर में टाइटन हमारे कवरेज पे जो लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। रिसेंटली इसने एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनाया और जब तक ये 455 होल्ड करता है तब तक यहाँ पे 480 तक जाने के चांसेस है। तो एंटायर सेक्टर में यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक निकल के आ रहा है और ये स्टॉक्स है वो परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। इस बीच चलिए एक बार मेटल स्टॉक्स को देखते हैं। स्टील, अब हम जानती हैं कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का या फिर मेटल्स का वो तो चाइना है। अच्छी चीज़ ये है कि आज इंडियन मार्केट में भी जो तेज़ी है मेटल्स में वो मेड इन चाइना है। अंचल बताइए। आपने मेड इन चाइना तेज़ी है मेटल में, लेकिन हाँ 2 और ट्रिगर्स भी हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा ट्रिगर है चाइना से सब स्टैंडर्ड स्टील का जो प्रोडक्शन है उसे एक बड़े क्वांटम से कट किया गया है। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो डिमांड थी सब स्टैंडर्ड स्टील की वो घटी है वर्ल्ड में, उसके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब कहीं ना कहीं 10 करोड़ टन का प्रोडक्शन कट किया और ये कुल मिलाकर अब तक 13 करोड़ टन का प्रोडक्शन हो चुका है। तो ये एक गैप क्रिएट कर रहा है जो इंडियन प्लेयर्स के लिए गैप क्रिएट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस समय जो भारतीय कंपनी के फेवर में वो है आयरन ओर प्राइसेस। लगातार तेज़ी बनी हुई है आयरन ओर प्राइसेस में। 3 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर इस समय आयरन ओर प्राइसेस कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ आयरन ओर प्रोडक्शन बढ़ना और इंटरनेशनल मार्केट्स में आयरन ओर प्राइसेस बढ़ना भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रिगर बनता है इंडियन मेटल कंपनीज के लिए। और तीसरी बड़ी चीज़ है कॉपर के दामों में तेज़ी। पिछले एक हफ्ते में 5% तक कॉपर की कीमतें बढ़ चुकी हैं और ये सीधे तौर पर ट्रांसलेट करता है बेटर रियलाइजेशन। इंडियन कंपनियों की रियलाइजेशन इंप्रूव होंगी और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है मेटल स्पेस में भी। आप कोई भी शेयर इस समय उठा के देखिए, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, कल्याणी स्टील, उत्तम गालवा स्टील, सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। और इन 3 ब्रॉड रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्शन कट, आयरन ओर प्राइस हाइक्स और कॉपर दामों में तेज़ी। बिल्कुल। चलिए अब इस पर और बातचीत करने के लिए, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ कल्याणी स्टील के एमडी श्री आर.के. गोयल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मिस्टर गोयल, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आफ्टरनून टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चाइना ने कैपेसिटी कट किया है इसका क्या वाकई कोई स्पिल ओवर बेनिफिट इंडियन कंपनीज को होता आप देख रहे हैं क्या, लुकिंग एट ग्लोबल डिमांड? गुड आफ्टरनून। देखिए, चाइना ने कैपेसिटी रिडक्शन अनाउंस किया है, ना कि प्रोडक्शन रिडक्शन। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें कि वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि चाइना में कैपेसिटी 1.3 बिलियन टन के करीब है, जबकि उनका प्रोडक्शन 825 मिलियन के करीब ही है। नंबर 2, इंडिया में मेजोरिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, जिसके अंदर हॉट रोल्ड कॉइल, टीएमटी बार वगैरह काफी प्रोडक्ट हैं। तो एज सच चाइना से ये मटेरियल नहीं आ रहा है। चाइना से जो मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है वो इंजीनियरिंग स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है जो कि हम बनाते हैं, उसमें उनका काफी डंपिंग चालू है। बट वो उसका टोटल वॉल्यूम ये 100 मिलियन के सामने ज्यादा नहीं है। अच्छा मिस्टर गोयल, एक और चीज़ है, एंटी डंपिंग ड्यूटी से तो शायद फ़ायदा नहीं था, इसलिए सरकार ये भी करना चाहती थी कि आपको कुछ प्रेफरेंशियल ऑर्डर में रख दिया जाए। यानी कि ऐसा होगा कि जो भारतीय स्टील है वो जो भी सरकारी ऑर्डर्स होंगे उसमें सबसे पहले आपको तवज्जो दी जाए, उसके बाद चाइना पे आ जाए। इससे खुश होंगे आप अगर सरकार ये पूरा फैसला ले लेती है और इसको इस्तेमाल अच्छी तरह से करती है? तो देखिए, ये काफी देशों में इम्प्लीमेंट हुआ है, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली कुछ एडवांटेज होगा कि डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस मिलेगी। और आज से लगभग 10 साल पहले भी ऐसा होता था कि जितने PSUs हैं उसके अंदर परचेज प्रेफरेंस डोमेस्टिक कंपनीज को मिला करती थी। लेकिन जब ये प्राइस डिफरेंशिएट जो डंप्ड प्राइस है वो बहुत ज्यादा होने लगा तो मार्केट के अंदर कस्टमर्स इंपोर्टेड मटेरियल खरीदने लगे। आज अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हट जाएगी तो चाइना को सिर्फ 10 से 15 मिलियन टन एक्सपोर्ट करना है, उससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का प्राइस रिडक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चाइना को 800 मिलियन टन में 10 मिलियन टन लोअर प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल मिस्टर गोयल, फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, भारत की ही बात करते हैं फिलहाल, चलिए ग्लोबल छोड़ दीजिए, लेकिन
भारत में जिस तरह के खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जिस तरह के प्लान्स अनाउंस हो रहे हैं और जिस तरह से कॉर्पोरेट रिवाइवल एक्सपेक्टेड है, डोमेस्टिक डिमांड पर आपका आउटलुक इस समय क्या है? देखिए, डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर आउटलुक पॉजिटिव है डेफिनेटली, बट ग्रोथ रेट हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स चालू नहीं होगा, गवर्नमेंट का केपेक्स इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चालू नहीं होगा एक्सेप्ट रोड, तब तक स्टील कंजम्पशन बहुत नहीं बढ़ेगा। ठीक है मिस्टर गोयल, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। देखिए, ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आउटलुक ठीक है। दूसरा, चाइना से अभी भी डंपिंग हो रही है, ये पहली चिंता अभी भी बनी हुई है। सरकार को प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स में इनको रखना होगा ऊपर और इनको बेनिफिट देना होगा, ये इंडस्ट्री की मांग है। इसके अलावा अभी जो कैपेसिटी कट है चाइना से, तो ये तो कैलकुलेट हो रहा है कि शायद ज़्यादा फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट आता है, खैर वो तो सब स्टैंडर्ड स्टील जो वहाँ पे कैपेसिटी कम हो रही है उसका फ़ायदा कुछ छोटी स्टील कंपनीज़ को ज़्यादा देखने को मिल रहा है बनस्पत बड़ी कंपनीज़ के, जो कि ये फंडामेंटली ज़्यादा फ्लोट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स भी देख लीजिए मेटल के अंदर। इसमें एक एल्यूमिनियम की दो बड़ी कंपनी हिंडाल्को, इसके अंदर लगातार हमने अच्छा मूव आते हुए देखा। खबर शायद ये भी चाइना से थी जब इन्होंने प्रदूषण को लेकर कई एल्यूमिनियम कंपनीज़ को बंद किया। हरी, ये मेटल कंपनीज़ में जो साइक्लिक नेचर है वो अपनी जगह है, ड्यूटीज़ अपनी जगह है, लेकिन चाइना एक बड़ी वजह है जो बना हुआ है। सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, इंडियन कंपनीज़ का आउटलुक कैसे दिखता है आपको? सब कुछ अपनी जगह होता रहेगा, सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कीजिए। देखिए, पिछले 2-3 साल में जो सबसे बड़ी समस्या थी इंडियन स्टील कंपनीज की, वो ये थी कि जो चाइनीज इंपोर्ट्स आ रहे थे वो काफ़ी लो ग्रेड तो थे पर डेफिनेटली लो कॉस्ट भी थे। और जिस तरह चाइना को गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी, देयर वाज नो वे द इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स कुड कम्पीट। तो इसके लिए आई थिंक काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था और 1 साल पहले गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी लगाया और MIP भी लगाया, दैट इज द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी लगा दिया था। तो मेरे ख्याल से ये जो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है, आई थिंक दैट विल बी गुड, बट इट विल जस्ट बी अ सेंटिमेंटल डिफरेंस, बिकॉज जैसे आपके वो कल्याणी स्टील के CEO ने कहा था, दिस इज ओनली रिडक्शन इन कैपेसिटी नॉट अ रिडक्शन इन आउटपुट। जब आउटपुट कम होगा, आई थिंक दैट इज व्हेन यू कैन बी श्योर दैट ग्लोबल स्टील सप्लाई इज गोइंग डाउन। जब तक आउटपुट कम नहीं होता है, ग्लोबल स्टील सप्लाई पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बीच कुछ और शेयर्स जो आज चल रहे हैं या फिर ये कहें मार्केट के अंदर अच्छा मूव दे रहे हैं, उसमें कॉक्स एंड किंग है। थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी कहा कि कंपनी की विस्तार योजना जस की तस है और उनको फ़ायदा मिलेगा। अब जो छुट्टियां आ रही हैं उसका भी 5% शेयर ऊपर है। इसके अलावा एक और शेयर भी आप देख लीजिए, वो है गति। आज GST की एक बैठक होने वाली है, शाम को ये बैठक है, तो उससे पहले लॉजिस्टिक शेयर्स का चलना स्वाभाविक था, चल भी रहे हैं। गति पे और साथ ही कॉक्स एंड किंग पे, दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। चंदन, एक बार देखेंगे आप चार्ट दोनों के? जी देखिए, लॉजिस्टिक कंपनी है, उन सब में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि गति पे हमारा कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल इसका पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और लग रहा है कि करंट लेवल से यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो ओवरऑल इन काउंटर्स पर रेडा रहेगी। उसके अलावा FMCG और कंजम्पशन थीम वाले जो भी काउंटर है वो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, चाहे आप ब्रिटानिया की बात करें, कोलगेट पामोलिव की बात करें, इन सारे काउंटर्स में वो तेजी बढ़त बरकरार रहेगी। ठीक है, एक दो शेयर आप और भी देख लीजिए जिसमें अच्छी बढ़त है। उसमें अदानी पोर्ट्स करीब 4% ऊपर, अदानी और अंबानी एक्चुअली दोनों ही आज चल रहे हैं फिर से मार्केट के अंदर, और प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर भी करीब 4% की बढ़त। जस्ट डायल काफ़ी दिनों बाद चला और ये 600 के भी ऊपर आ गया अभी। इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या सुमित? जस्ट डायल पे आज ही 4% फिर से चल रहा है, ये चलता है कई दिन तक चलता रहता है, ऐसे ही होने वाला है क्या फिर से? देखिए, जस्ट डायल ने अपनी चाल पकड़ ली है। ये स्टॉक ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो मंदी का ट्रेंड था उसको खत्म करके अब ये तेजी में कन्वर्ट हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल कहीं ना कहीं स्टॉक की स्टोरी भी चेंज हो रही है। ये स्टॉक इमीडिएटली तेजी का काउंटर है और तेजी दिखाएगा। 617 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इमीडिएटली स्टॉक के अंदर हमको ऐसा लगता है कि ऊपर के अंदर 700-750 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो जो भी लोगों ने लेके रखा है और इसमें निवेशक है वो एक बार फिलहाल होल्ड करें और इमीडिएटली अगर किसी और को भी बाई करना है तो बाई किया जा सकता है। 580-570 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे में, टू बी वेरी प्रिसाइज 570 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 700 से 750 के मान के चले आने वाले कुछ ही दिनों के लिए। बिल्कुल। इस बीच GIPCL पर एक खबर है, इन्होंने गुजरात में एक विंड पावर प्लांट शुरू किया है। इसकी टोटल क्षमता 21 मेगावाट के आसपास है। हरी, ओवरऑल हरी अगर हम पावर स्पेस की बात करें ना, खैर GIPCL इज़ ऑब्वियसली लिमिटेड टू अ स्टेट,
लेकिन पावर में ओवरऑल आपका व्यू क्या है इस समय? जहाँ तक पावर जनरेशन कंपनीज का सवाल है, फिर वो टाटा पावर हो, एनटीपीसी हो, आई थिंक इन सब का जो विजिबिलिटी है, आई थिंक दैट इज लिमिटेड बिकॉज प्राइसिंग इश्यूज है, कोल सप्लाई इश्यूज है, तो इनका इमीडिएट विजिबिलिटी इज लिमिटेड. मेरे ख्याल से जहाँ पे एक्शन को देखने को मिलेगा दैट विल बी मोर इन द पावर फाइनेंस कंपनीज. मिसाल के तौर पे आरईसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी है. आई थिंक दीज आर द कंपनीज दैट कुड बेनिफिट अ लॉट मोर फ्रॉम द बिग पुश जो गवर्नमेंट ने बजट में दिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो बड़ा पुश दिया है, इसका फायदा आरईसी और पीएफसी जैसे कंपनीज को ज्यादा मिलेगा. तो हमारा प्रेफरेंस इज ऑलवेज been for companies like REC and PFC and not so much for the power generation companies. ठीक है. इस बीच रौनक मर्चेंट हमारे साथ जुड़ी हैं. रौनक, शुक्रिया आपका समय देने के लिए. इस समय ओवरऑल मार्केट्स के अंदर करना क्या चाहिए? आप अगर कोई ट्रेड नहीं है किसी के पास तो ट्रेड क्या ले? और निफ्टी ले ले, बैंक निफ्टी जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स को चुने? अच्छा, और स्टॉक्स कौन सा चुने ये भी बता दीजिएगा कि स्टॉक्स ही चुनना हो तो. जी, गुड आफ्टरनून. वेल, देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं. निफ्टी ने लगातार दूसरी बार आज गैप अप ओपनिंग दिया है. सो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स में फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ मोर हायर रिस्क एंड अ लेसर रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ से हमें जो अगला पड़ाव लग रहा है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 9347 से 9400 के करीब. बट टू इनिशिएट लॉन्ग पोजिशन एट दिस लेवल डेफिनेटली इज़ नॉट रिकमेंडेड. सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी. सो एज यू राइटली सेड दैट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन लेना बेहतर रहेगा. सो स्टॉक्स में अगर हम आज देखें, पिछले एक घंटे में हम देखें तो मोमेंटम रिटर्न हो रहा है पीएसयू काउंटर्स में, एंड पिछले कुछ 20-25 मिनट्स और से पीएसयू बैंक काउंटर्स में हमें बहुत मोमेंटम वापस आता दिख रहा है. सो देर आर फ्यू बैंक काउंटर्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी. यू कैन डेफिनेटली पिक देम अप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड अ पोजिशनल ट्रेड एज वेल. इस बीच एक बार मार्केट की ब्रेथ देख लेते हैं. आज अच्छी चीज़ ये है, अब देखिए अभी भी जो ब्रेथ है 1000 से ज़्यादा काउंटर्स एनएसई पर बढ़त के साथ चल रहे हैं. नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 के आसपास. ठीक है, नॉट अ बैड मूव. आज के अगर आप ग्लोबल क्यूज़ को भी देखें, जिस तरह के ग्लोबल क्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि डिस्पाइट द लेवल्स वेयर दे आर, इंडियन मार्केट्स ने होल्ड किया है. और यूरोपियन क्यूज़ आप देखिए, यहाँ पर भी रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है. जर्मन इंडेक्स तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1% ऊपर है. तो फेड का जो फैसला था उसे ग्लोबली अगर आप देखें, मार्केट्स हैव टेकन इन स्ट्राइड. अब यूएस फ्यूचर्स को भी देखिए, और इसमें भी देखिए, मैं जो हमारी बात हो रही थी पिछले हफ्ते भी कि मार्केट को जब अच्छा देखना होता है तो जैसे अच्छा ही दिखता है, तो सब तरफ से अच्छा दिखता है. अच्छा ही दिखता है. फेड ने कहा कि 2 बार और रेट हाइक हो सकता है, तो लगा अरे हम तो 4 सोच के बैठे थे, तो 2 ही कर रहे हैं, तो अच्छा है. तो वो आई थिंक वो अच्छा संकेत है. लेकिन अरे अब अभी भी अगर स्पेशली अगर आप इंडियन मार्केट्स में देखें ना, तो वो जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो तो है, स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों में. जो लोग स्पेशली पीपल हु आर नॉट एक्सपोज्ड ऑन मे बी समथिंग लाइक रिलायंस, तो उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? बिकॉज इन लेवल पर होता क्या है, टिपिकली आप ना ही बेचने को बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, और खरीदने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की इतना चलने के बाद मार्केट. देखिए, मेरा ब्रॉड सलाह यही रहेगा कि ये मार्केट नया जोन में जा रहा है, और जब भी मार्केट एक नया जोन में जाता है तो आपको काफ़ी अपसाइड मिलता है. 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट कहना मुश्किल है, पर आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर अभी मार्केट में अंदर आएगा तो ही डेफिनेटली गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट फ्रॉम दीज लेवल्स. देखिए, जहाँ तक लेफ्ट आउट फीलिंग का सवाल है, मुझे याद है 8800 का जब इंडेक्स था बिफोर द यूपी इलेक्शंस, सारे इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि अभी तो ओवर प्रेस्ड हो चुका है, नीचे आ जाएगा, एंड बिफोर द रियलाइज इट अभी 9100 हो गया. तो ये लेफ्ट आउट फीलिंग तो रहने वाला है. आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए कि आज की तारीख में वैल्यू दिख रहा है, तो आई थिंक दे शुड गो इन एंड बाय क्वालिटी स्टॉक्स. आपकी कैपिटल गुड्स है, प्राइवेट बैंकिंग है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं वेयर यू कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इवन एट दिस प्राइसेस. अच्छा मिहिर, एक चीज़ आप बताइए, आपने कहा पहले 9150 आ गया, अब शायद 9250 आने की भी टेंडेंसी है. अभी आप यूरोपियन मार्केट्स देख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है फिर से कल गैप करने वाले हैं, और कल 9200 भी गैप के साथ आ जाए. लेकिन अभी यहाँ पे करना क्या चाहिए? क्या एक उस ट्रेडर्स को, एक पोजिशनल वाले को प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, या फिर हमको
मिस्टर बंसाली की बात को याद रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म बुल रन में है और हमको शायद अभी वो जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और हरी भी यही कह रहे हैं कि आप एक नए जॉनरे के अंदर आ गए हैं, अब आप नए साइक्लिक नेचर के अंदर आ गए हैं मार्केट के। ये शायद हो सकता है 9500 तक भी ले आए और शॉर्ट्स को ट्रैप करवा दे। देखिए डिम्पी, इस तरह के मैं खैर पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा। इस समय आप मार्केट का मोमेंटम देखिए। आप एक दिन ऐसा मुझे बता दीजिए जब आपको लगा हो कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा हो और उस दिन मार्केट ने आपको ऑब्लाइज कर दिया हो या गिरना चाहता भी हो। दूसरी चीज़ कि टिपिकली इस तरह के मार्केट में जो होता है, अगर हम इतिहास को भी देखें, जब तक लोगों के मन में इन लेवल्स पे डर रहेगा ना कि अब ये गिर जाएगा, अभी नहीं ले सकते, वो तब तक आपका कन्विक्शन टेस्ट करेगा और ऊपर जाते जाएगा। और जिस दिन हर कोई ये बोलेगा ना कि अब तो ये गिरेगा ही नहीं, अब तो लेना ही चाहिए, वहीं पे कहीं जाके करेक्शन आ जाता है। तो यही फीलिंग होती है कि हम जो ले नहीं पाते हैं। इट्स लाइक द लास्ट मैन थ्रोइंग द टॉवेल इन। वो अभी सिचुएशन आई नहीं है, ना ही उस तरह की ओवर हीटिंग है जो हमने पहले देखा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट बीच बीच में ब्रीदर ले ले, डिप्स दे भी दे, लेकिन क्या स्ट्रक्चरली मार्केट यहाँ से चेंज हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, ये सब अनलेस कोई वाकई बड़ा अपसेट हो। देखिए जैसे इंटरनेशनल क्यूज, इनफैक्ट हरी, मैं इस पर आपसे भी राय लेना चाहूँगा कि अब देखिए फेड का हाइक भी हो गया, मार्केट्स हैव टेकन इट इन स्ट्राइड। अब ब्रेग्जिट का ट्रिगर है या फिर फ्रेंच इलेक्शंस हैं, इसमें इन सब के बीच में क्या कोई ऐसा ट्रिगर आपको इस समय दिख रहा है रडार पे जिससे ये माना जाए कि देयर इज़ अ मेजर रिस्क इन द नियर टर्म? फ्रैंकली मुझे ऐसा कोई इफ आई मे यूज द वर्ड डरावना रिस्क तो नहीं दिख रहा है। देखिए छोटे छोटे रिस्क तो रहेंगे। मिसाल के तौर पे ब्रेक्सिट आई थिंक इज अ रिस्क, ग्रीस विल कंटिन्यू टू बी अ रिस्क फॉर द नेक्स्ट 3-4 years। और जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे नेदरलैंड्स में आ रहा है, फ्रांस में आ रहा है, जहाँ पे वो फार राइट पार्टीज जैसे मरीन ले पेन है फ्रांस में, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पावर में आएंगे तो वी विल गेट आउट ऑफ द यूरो। तो ऐसे शॉर्ट टर्म रिस्क तो बहुत हैं, पर मेरे ख्याल से जो बड़ा रिस्क ये है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ ज़्यादा ही आइसोलेशनिस्ट बन गए या चाइना में एक मेजर स्लो डाउन आ गया, आई थिंक दैट विल बी अ मेजर रिस्क फॉर ग्लोबल मार्केट्स, जिसके संकेत मुझे फिलहाल तो मार्केट में नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ भी आप देखिए मार्केट कैसे कोरिलेट करता है। जिस सेगमेंट में मार्केट सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है उसी सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है, यानी कि मेटल्स से जुड़ी हुई कंपनीज का फंडिंग, यानी कि लोन उनको जो कर रखा है, और उसके क्लियर कट बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस बार। अब बैंक, आप छोटे सरकारी बैंक देखिए, इनके अंदर किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, इनका यूजुअली एक्सपोजर मेटल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा था। किंगफिशर वाला पार्ट अगर आप छोड़ भी देंगे ना, तो उसके अलावा दूसरा जो मेजर कंसर्न था वो सभी मिड कैप बैंकिंग स्पेस था। आप देखिए, कैनरा बैंक के अलावा यूनियन बैंक, आज सुबह हमने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट बना। अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर कैनरा बैंक आ चुका है। इंडसइंड बैंक ये 1000 से 1300 हो गया सिर्फ एक ही क्वार्टर के अंदर। तो ये एक तो छोटे बैंकों के साथ पहले से ही खबर है कि सरकार इनको मर्ज कर सकती है, ये योजना सरकार के पोर्टफोलियो में है ऑयल एंड गैस की तरह। और दूसरा, ये जो मेटल के अंदर पुल बैक आया है, इसका रब ऑफ इफेक्ट बैंकिंग पे कैसे आता है, ये आपको आवरली गेनर से भी दिख रहा है। इस सभी ने पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। सुमित, आपको इसमें से कोई एक शेयर पसंद है क्या? ये मिड कैप बैंकिंग में कैनरा है, फेडरल है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको भी आप जोड़ सकते हैं, सिंडिकेट भी है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही स्टॉक प्रेजेंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। कैनरा बैंक के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। ऐसा लगता है कैनरा बैंक के अंदर यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में हमें यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से कैनरा बैंक के अंदर आप ये मान के चलिए करीब 20 से 25 रुपए का मूवमेंट हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। यानी 296 से आप ये मान के चले ऊपर में 320-325 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक में जो नीचे में सपोर्ट बन रहे हैं वो है 285-84 लेवल्स के आसपास। यानी कि 284-285 के स्टॉप लॉस से बाय करें और ऊपर में जैसे ही 300 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा तो 325 तक के लेवल्स हमको जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। कैनरा बैंक स्ट्रक्चर अच्छा है, बाय करके चले। इस बीच चलिए एक खबर है आईओसी पर, काउंटर करीब 0.25% ऊपर है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है इसे मंजूरी मिली है और इस पर इनफैक्ट पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिली है। अच्छा खासा केपेक्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो इसकी रिफाइनरी को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है। एक्सपेंशन को मंजूरी मिली है, अपग्रेडेशन होना है और ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से
ये एक्सपेंशन होना है 376 के आसपास। ये फिर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप ऑयल एंड गैस कंपनीज ना पोल्यूशन में बहुत बढ़ाती है, लेकिन क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को कल ही 1900 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और उससे हुआ क्या है कि ज़्यादातर आप क्लीन गंगा से जुड़ी हुई कंपनीज देखिए, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि अगर ये अपग्रेडेशन करेंगे तो शायद हो सकता है गंगा को और भी नुकसान मिल जाए। लेकिन गंगा से जुड़े हुए शेयर ड्रेजिंग कॉर्प आप देख लीजिए 17% आज ये ऊपर है। इसके अलावा ITDC सीमेंटेशन, इसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। वाटेक विभाग ये भी करीब अच्छा चल रहा है, और ये ड्रेजिंग कॉर्प का चार्ट अब ये करीब 18% दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक तरफ तो आपका गैस है और तेल है, और दूसरी तरफ शायद पोल्यूशन जो वाला सेगमेंट है वो भी आज प्ले करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट की ब्यूटी भी है कि दोनों ही तरह के शेयर्स अलग अलग रीजन से आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ये ड्रेजिंग कॉर्प पे आपके रिकमेंडेशन क्या है सुमित? एक बार इसका चार्ट देखेंगे, ये 18% आज है। इंट्राडे प्रॉफिट तो बहुत होता है 18%, FD का डबल है। अभी और भी चलेगा क्या? यस बिल्कुल, इंट्राडे के लिए तो बहुत होता है। इंट्राडे के लिए तो अगर किसी ने किया तो उसको बुक ही कर लेना चाहिए, बट अगर कोई पोजिशनली होल्ड करना चाहता है तो उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा मूव दे दिया, और वीकली चार्ट्स भी अगर मैं देखता हूँ तो ब्रेकआउट है। इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे वो 570 590 के आसपास थे, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक यहाँ से 660 और शायद 700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हो सकता है ये जल्दी ही हमको देखने को मिल जाए, जिस तरह आज का मूव देखने को मिला है। तो अगर कोई और प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहता है तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं। 600 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेंड के साथ राइड करें। और अगर फ्रेश कोई बाय करना चाहता है तो प्रेजेंट लेवल से कोई भी थोड़ा सा डिप आता है तो लेके काम करें। ऊपर में इमीडिएटली 660 और 700 के टारगेट आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक बार रुपए को देख लेते हैं। इस समय करीब 65.43 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एंड हरी अब ये रुपए का जो नया एक्चुअली इलेक्शन के आउटकम के बाद हमने देखा जिस तरह से मूव है, इनफैक्ट RBI हैज़ बीन एक्टिवली इंटरवेंशन आते रहा है RBI की तरफ से मेन स्ट्रीट पे। लेकिन अब रुपए का मूव जिस तरह का देखने को मिल रहा है, आप IT स्टॉक्स पर क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहेंगे? बिकॉज वी आर अबाउट टू एंटर इनटू Q4 नंबर्स, और उसी के पहले ये रुपये का अपसर्ज शुरू हुआ है। Mihir, frankly, rupee has actually taken a lot of people by surprise, because मुझे याद है जब I think कुछ 2 महीने पहले रुपया 68 के लेवल पे था तो लगभग पूरा मार्केट 72 और 73 की बात कर रहा था, और आज 65.4 पे आ चुका है। तो आई थिंक इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज। जहाँ तक IT का सवाल है, मेरा मानना है कि अगले 2 क्वार्टर में यदि रुपये ये लेवल पर रहा तो डेफिनेटली IT कंपनीज के मार्जिन पे एक बड़ा धक्का लग सकता है। एंड आई थिंक पीपल हु आर रिकमेंडिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन IT नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई थिंक द मार्जिन हिट कैन be quite sharp both in Q4 and in next year's Q1.